नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां बड़गाम में आतंकियों ने एक और हमला किया। गैर स्थानीय लोगों पर हमला किया गया है। एक शख्स की मौत हो गई है जबकि एक घायल बताया जा रहा है। ईंट भट्ठी के मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया है, जिस मजदूर के ऊपर यह हमला किया गया। बिहार के दिलखुश की मौत हो चुकी है। दिलखुश कुमार बिहार के वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव का रहने वाला था। एक के बाद एक हत्याएं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तरफ से की जा रही हैं। वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव का रहने वाला दिलखुश आतंकियों की गोली का शिकार हुआ है। वैशाली के अरनिया गांव का यह रहने वाला था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां बड़गाम में आतंकी हमला, ईंट भट्टे के मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया और एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में आम लोगों को, मजदूरों को टारगेट किया जाता हुआ और लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं जिनमें आतंकियों की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार के दिलखुश की मौत हो चुकी है। वैशाली के अरनिया गांव का रहने वाला दिलखुश, जबकि एक शख्स घायल बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, बड़गाम में आतंकी हमला और हमले की घटना एक के बाद एक सामने आती हुई। गैर स्थानीय लोगों को टारगेट किया जाता हुआ हाल के दिनों में। और कल की बात की जाए तो कल आतंकियों ने 2 घटनाओं को अंजाम दे दिया। पहले बैंक मैनेजर की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद बिहार के दिलखुश की मौत हो जाती है। मजदूरी का काम करता था। वैशाली के अरनिया गांव का रहने वाला दिलखुश जम्मू कश्मीर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन देखिए आतंकियों ने गैर स्थानीय लोगों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। और हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर जुड़ गए हैं। शब्बीर, गैर स्थानीय लोगों को टारगेट करने के साथ हाल के दिनों में आतंकियों की आम लोगों को लेकर टारगेट करने की ये घटना लगातार बढ़ती दिख रही है। इसे किस रूप में देखा जाए? और चूंकि इसे लेकर अमित शाह ने एक मीटिंग भी बुलाई थी, तो क्या उसका असर ग्राउंड पर नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक ये नई स्ट्रेटेजी है तो 1 साल पुरानी, लेकिन इसको तेज कर दिया गया है। ये टारगेट किलिंग का सिलसिला एक्चुअली जो गवर्नमेंट फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे यहाँ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे दबाव बनाया था, उनको उनकी किलिंग्स की थी। तो अब ये एक सॉफ्ट टारगेट्स तलाश करके जो पूरी उनकी कार्रवाई है उन पे पानी फेरने की कोशिश की जा रही है। एक नया तरीका ढूंढा है सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना के गवर्नमेंट को एक तरह से ये बताने का कि हम कहीं भी आपको मार सकते हैं। जहां तक अमित शाह के साथ मीटिंग का ताल्लुक है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे अगर आप कहें तो सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत मुस्तैद है और तकरीबन हर दिन हर दिन कोई ना कोई मिलिटेंट मारा जाता है या कहीं ना कहीं कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन मसला यह है कि आप पूरी आबादी को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते, और जब ऐसी सूरत है कि वो किसी को भी निशाना बना सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के, तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। शब्बीर, यही वजह है क्या कि इस कमजोर कड़ी को, इस कमजोर नब्ज को इन आतंकियों ने अब अपना टारगेट बना लिया है? क्योंकि उन्हें पता है कि एक एक सिविलियन को प्रोटेक्शन दिया जाना संभव नहीं है। उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मार गिराया जा रहा है। हताशा का ये परिचय है। देखिए, हमने यहाँ पे मिलिटेंसी के कई दौर देखे हैं, कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज देखी हैं। अब की बार हुआ क्या कि जो मिलिटेंट कमांडर मारे गए, लगातार मारे जाने लगे, तो एक सरहद पार उनको शायद एक ये पता लगा कि नुकसान बहुत हो रहा है, और साथ में ये कि इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और सरकार को एक तरह से परेशान भी किया जाए। तो ये एक स्ट्रेटेजी आई है, और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पिस्टल है वो बहुत खतरनाक हथियार है, क्योंकि कोई भी किसी भी जगह लेके जा सकता है और सिक्योरिटी दस्तों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत छोटा हथियार है। तो ये बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में यहाँ लाए गए हैं। तो मसला ये है कि इसको आप इस्तेमाल करके किसी भी जगह कोई भी शख्स ना, और आपको पता भी नहीं है, मैं बताऊं आपको कि
हमने यहाँ कई मिलिटेंसी के का वक्त देखा है किसी अलग अलग तरीके से। अब की बार ये लग रहा है कि वही दौर आ गया जब 90 के दशक में यहाँ पे हालात थे तो आपको पता भी नहीं था कि आपके पास साथ में जो शख्स बैठा है वो मिलिटेंट है कि नहीं है। बिल्कुल, और आम लोगों के अंदर विश्वास जगाना, उन्हें सुरक्षित करना, ये सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती भी है और जरूरत भी इसकी नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए आपका। और हमारे साथ संवाददाता प्रफुल्ल कुमार भी जुड़ गए हैं वैशाली से। दिलखुश चूंकि वैशाली का रहने वाला था, सीधे तौर पर प्रफुल्ल आपसे जानना चाहूंगी, इस खबर की जानकारी मिलने के बाद परिजनों के बीच कोहराम मच गया होगा, जरा पूरी जानकारी दें कि इस वक्त क्या हालात हैं। जी देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी गांव वालों को मिली और परिजनों को मिली है तो पूरे इलाके में जो है वो मातम पसरा हुआ है और परिजनों का जो है वो कोहराम मच गया। परिजन चित्कार कर रहे हैं कि उनके घर का जो व्यक्ति था उसकी मौत, उसकी हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या की गई है और लोग जो है वो इंतजार में है कि जब उसका शव आएगा तो उसके शव के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे गाँव पे मौजूद है और लोग में जो है एक तरह से आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इस कुकृत्य के खिलाफ जो है लोग जो है आक्रोशित भी हैं और सरकार से ये मांग भी कर रहे हैं कि उनको मुंहतोड़ जवाब, जो आतंकी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और ये लोग जो हैं वो काफी लोगों में इस घटना के प्रति आक्रोश देखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर झारखंड के गिरिडीह की, जहां पर बगोदर में नेशनल हाईवे पर लगाए गए जाम को हटाने को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव भी हुआ तो हवाई फायरिंग किए जाने की बात भी कही जा रही है। इस घटना में 2 पुलिस अधिकारी समेत कई ग्रामीण घायल हो गए। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से सड़क जाम हटाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है। बगोदर में एनएच की ये तस्वीर है जहां पर जाम लगा हुआ था, यात्री परेशान थे और रिकाउंटिंग की मांग, जिला परिषद सीट को लेकर के रिकाउंटिंग की मांग की जा रही थी और इसी सीट के लिए रिकाउंटिंग की मांग को लेकर बगोदर थाना क्षेत्र के अटका के सड़क को जाम कर दिया जाता है और इसी को हटाने के लिए पुलिस पहुंची। रात लगभग 10 बजे तक जब दिल्ली से कोलकाता जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर लगे जाम को हटाने पर जिला परिषद पद के उम्मीदवार शत्रुघ्न मंडल के समर्थक नहीं मानते हैं तो पुलिस को यहां पर बल प्रयोग करना पड़ गया और पथराव भी इस दौरान किया गया। देखिए, हवाई फायरिंग की भी बातें कही जा रही हैं, हालांकि हवाई फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ गिरिडीह से जुड़ के। एजाज, क्या जानकारी मिल रही है, इस वक्त क्या हालात हैं और जाम को लेकर के जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें कितना सुधार आ पाया? जी, जो बीते देर रात को स्थिति बनी हुई थी बिल्कुल अनियंत्रित हो गए थे क्योंकि बताया जा रहा था कि रिकाउंटिंग को लेकर एक प्रत्याशी के समर्थकों के द्वारा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था, जिसे हटाने के लिए पुलिस बल गई लेकिन उन लोगों पर पथराव कर दिया गया समर्थकों के द्वारा, जिसके बाद पुलिस ने फिर एक्शन लिया और बल प्रयोग किया और भीड़ को खदेड़ने का काम किया गया था। लेकिन आपको बता दें वहीं पे पुलिस प्रशासन की तरफ से फायरिंग करने की भी सूचना आ रही है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर अभी की बात क्या इस पथराव लाठीचार्ज में कोई जख्मी भी हुआ है? जी, 2 पुलिस अधिकारियों की जख्मी होने की सूचना आ रही है। वहीं लगभग 6 से 7 की संख्या में ग्रामीण भी जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी हालात पूरे नियंत्रण में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात उस खबर की जो सीधी तौर पर आपसे जुड़ी हुई खबर है। जी हां, बिहार के 13 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई खबर है। हम बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, जिसका रास्ता पूरी तरह से अब साफ हो चुका है। जातीय जनगणना पर आक्रामक नीतीश ने सर्वदलीय बैठक के 24 घंटे के भीतर ही कैबिनेट में इस मसले पर अपनी मोहर लगा दी। बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। राज्य सरकार को इस काम को करना है तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक के 24 घंटे के भीतर जातीय जनगणना पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी। बुधवार की शाम तकरीबन 4 बजे सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें 9 दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में जातीय जनगणना पर एक सुर में सहमति बनी थी। बुधवार को सर्वदलीय बैठक हुई और गुरुवार को जातीय जनगणना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी,
जातीय जनगणना को लेकर सरकार का क्या प्लान है उसे भी समझिए। सरकार खुद के खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। जातीय जनगणना पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गिनती होगी। 8 महीने के अंदर जातीय जनगणना पूरी कर ली जाएगी। कई स्तरों पर जातीय जनगणना होगी। सामान्य प्रशासन को मुख्य जिम्मेदारी दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। पंचायत स्तर पर भी जिम्मेदारी तय होगी। पंचायत स्तर एवं उच्चतर स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मियों की सेवाएं इस कार्य हेतु ले सकेंगे। जाति आधारित गणना के दौरान आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का भी प्रयास किया जाएगा और इस काम के लिए जाति आधारित गणना के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का व्यय जो अनुमानित है, इसका प्रावधान बिहार आकस्मिकता निधि से किया जाएगा। मतलब साफ है कि जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार बेहद आक्रामक है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो जातीय जनगणना पर बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा कि जातिगत जनगणना तो अब हो रहा है, अब जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बिहार में लागू हो जाए ताकि बिहार में जिस रफ्तार से एक धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है उसकी जानकारी भी जनता के सामने आए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इस देश में जनसंख्या विस्फोट हुआ है और जनसंख्या विस्फोट के वजह से सबसे पहला काम होना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। इस राज्य और देश की यह आवश्यकता है क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ बढ़ रहा है, इतने लोग हैं कि धरती पर चलना मुश्किल है। हम विकास का काम करते हैं, विकास का काम हमारा कम पड़ रहा है, कहीं दिखता नहीं है। पहले सिंगल रोड था, डबल रोड बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, लेकिन कोई भी रोड खाली नहीं है। चाहे 6 लेन बन जाए, 8 लेन बन जाए, हर जगह भीड़ ही भीड़ है। तो जनसंख्या इतना ज्यादा फैलते जा रहा है कि विकास का काम कम पड़ते जा रहा है। हम स्कूल बना रहे हैं, हम अस्पताल बना रहे हैं, हर जगह भीड़ है। तो सबसे आवश्यक था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। अब तो यह स्पष्ट भी हो जाएगा कि जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है और किसकी जनसंख्या कितने तेजी से बढ़ रही है वो भी क्लियर हो जाए। हम तो ये भी डिमांड करेंगे कि हर 5 साल पर ये गिनती हो ताकि पता चले कि 5 साल में कौन कौन समाज के कौन कौन जाति के लोग कितने तेजी से अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो बिहार कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना को मंजूरी को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ऐतिहासिक बताया। वहीं बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून के सवाल पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। जो आज बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाकर और जो कैबिनेट में आज उन्होंने जो जातिगत जनगणना का जो अपने संसाधन के माध्यम से कराने का जो फैसला लिया, ऐतिहासिक फैसला है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। और जो ये जो है निश्चित रूप से जो हमारे लोहिया जी, जयप्रकाश जी, कर्पूरी ठाकुर जी के जो सपना है, जो उनका उस सपना को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साकार करने का ही काम किए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जल्द से जल्द लागू हो बिहार में। देखिए, इस पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारी बच्ची जो है शिक्षित होगी और जब शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से अपने में जब शिक्षा का जब बढ़ावा होगा और तो निश्चित रूप से उस पर कंट्रोल होता है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में बहुमंजिली इमारतों को आग से बचाने के लिए कुल 6 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के लिए 44 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति दी गई। साथ ही 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति के साथ 12 प्रस्तावों पर मोहर लग गई। ये मंत्रिपरिषद ने एक महत्वपूर्ण एजेंडा, जो बहुमंजिले इमारतें हैं, भवन हैं, उसमें जो आग लग जाती है, बड़े ऊंचे ऊंचे भवन आजकल बन रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए 9 क्रेन और 9 जो हाइड्रोलिक क्रेन्स है, प्लेटफॉर्म क्रेन है, उसके क्रय की स्वीकृति दी। करोड़ 40 लाख इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। तो ये 6 जो प्लेटफॉर्म है ये क्रय किए जाएंगे। शूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा, इसकी स्वीकृति दी गई। क्या बिहार में बालू माफिया और पुलिस की मिलीभगत है? क्या बिहार में क्राइम और करप्शन का काला खेल चल रहा है? क्या पुलिस जानबूझकर बालू का अवैध खनन नहीं रोक रही? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई
वो चौंकाने वाली भी हैं और चिंता बढ़ाने वाली भी। सरेआम पीले सोने की लूट मची है। बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का काला कारोबार कर रहे हैं। ट्रकों पर धड़ल्ले से लोडिंग जारी है। पोकलेन मशीन भी अपना काम कर रही है, क्योंकि जिसे काम करना था वो आंखें मूंदे बैठी है, मतलब पुलिस। बालू के लूट की ये तस्वीरें पटना के बिहटा घाट की हैं, जहां ट्रकों पर पोकलेन मशीन के जरिए बालू लादा जा रहा है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई ट्रक मौजूद हैं। ट्रक के साथ साथ नावों के जरिए भी बालू की ढुलाई हो रही है। ये सारा खेल चल रहा है, लेकिन पुलिस बेखबर है। यहाँ से चंद दूरी पर थाना है। पुलिस यहाँ से अक्सर गुजरती भी है, लेकिन ऐसे निकल जाती है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। ये दो तस्वीरें क्राइम और करप्शन की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। गौर से देख लीजिए। अब ये जरा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो ट्रक है वो यहाँ पे लगी हुई है और लगातार यहाँ पे पोकलेन मशीन के जरिए जो है वो अंधाधुंध यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है। यहाँ के सबसे बड़ा सवाल है कि न सिर्फ ट्रकों के जरिए बल्कि एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। उसके ठीक किनारे पर, सोन के किनारे पर जो है नाव जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे लगाई गई है और नावों के जरिए भी जो है ये बालू ढोया जा रहा है। बिहार सरकार ने बालू के खनन पर 1 जून से प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जून से अक्टूबर तक 4 महीने तक बिहार के किसी भी घाट पर बालू का खनन नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके खनन तो दूर, अवैध रूप से बालू का स्टॉक भी धड़ल्ले से किया जा रहा है, वो भी सड़क के किनारे, ताकि 4 महीने खनन बंद रहने पर बालू की कालाबाजारी की जा सके। ये अभी से यहाँ से स्टोर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ से लेकर के आप खगोल से लेकर के तमाम बिहटा तक आपको चले जाएं, लगातार ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे टीले जो हैं वो बालू के आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है ये जमा करने का, कोई भी उनको लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ये अवैध रूप से यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है और ये जो अवैध रूप से खनन किया जाता है और यहाँ ला करके ये जमा किया जा रहा है, ताकि अगले 4 महीनों तक जब बालू का जो खनन है वो बंद होगा तो बढ़े कीमतों में इसे बेचा जा सकता है। जी हाँ, ये है काला बाजारी की तैयारी कि आप देखेंगे कि पूरे सड़क के किनारे हर जगह ऐसे बालू के टीले आपको मिलेंगे जो अवैध रूप से स्टॉक किए गए हैं काला बाजारी के लिए, कि आने वाले दिनों में बढ़े हुए दाम पे लोगों को बेचा जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस मुख्य सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक यहाँ पे बालू का ये स्टॉक जो है अवैध रूप से यहाँ पे लगाया गया है। जाहिर तौर पर बिहटा घाट की ये तस्वीरें पुलिस और बालू माफिया के गठजोड़ की गवाही दे रही हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब बात जेटीयू विधायक गोपाल मंडल की कर लेते हैं, जिनके ऊपर एक बार फिर से जमीन कब्जे का आरोप लगा है। धनंजय यादव ने बरारी थाने में आवेदन देकर विधायक और उनके लोगों पर बरारी मौजा की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। धनंजय मंडल का कहना है कि उनकी जमीन पर विधायक और उनके लोग हथियार से लैस होकर नापी करवा रहे थे और इसका विरोध किया गया तो विधायक और उनके लोगों ने गाली गलौज और मारपीट की है, जिसमें धनंजय यादव जख्मी हो गया। पीड़ित का कहना है कि गोपाल मंडल के आदेश पर उनके बॉडीगार्ड ने पिस्टल तक तान दी थी और कहा कि जमीन वो लेकर रहेंगे। गोपाल मंडल विधायक नवगछिया गोपालपुर के द्वारा हमारी ज़मीन को नापी कराया जा रहा था। हमारे आदमी ने वहाँ से फ़ोन किया कि आपकी ज़मीन को नापाया जा रहा है, तो मैं वहाँ जब ज़मीन पर आया तो गोपाल बाबू ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने किया और बताया कि ये ज़मीन हमारी है, अगर आपके पास कागज़ दिखलाइए। मैंने उनको कागज़ दिखलाया, अपना सभी दिखलाया, तो वो बोला कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, मैं भू माफिया हूँ। उसमें दोनों तरफ की जो पार्टी है उन्होंने अपने आवेदन दिए हैं और ये बताया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका मूल आधार ज़मीनी विवाद है। तो उसमें जो केस रजिस्टर होंगे उसके बाद में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें जांच अभी होनी बाकी है, जैसे जांच होगी तो उसके बाद में हम सीओ के साथ में मिलकर मतलब एक तरह से सिविल साइड से भी भू विभाग होगा वो भी और
थाना भी उसमें ये देखेगा कि क्या आपराधिक हो रहा है, उसमें एंगल रहा है और उसमें जमीन का मामला किसके फेवर में जाता है, उसके हिसाब से लड़ाई किसने शुरू की, वो सब हम संकलन करेंगे, उसमें साक्षी संकलन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।